गुज़िश्ता दिनों डॉली नामी चीनी लड़की बीजिंग यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तालिब इल्म की तलाश में मुजफ्फरगढ़ पहुंच गई थी। चीनी लड़की का दावा था कि पाकिस्तानी तालिब इल्म ने उससे शादी का वादा किया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक नौजवान लड़की जो शक्ल सूरत से गैर मुल्की लग रही थी, एक बड़े से कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। कभी वो आईने में खुद को देखने लगती और कभी ऐसा लगता जैसे कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हो। उसकी आंखों में उदासी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नींद पूरी ना हुई हो। फिर शब्बीर ने उस लड़की को कुछ पुलिस वालों के साथ भी देखा जो उसे कहीं लेकर जा रहे थे। ये लड़की एक खूबसूरत से दफ्तर में दाखिल हुई और फिर यूं लगा जैसे वो किसी अहम मसले पर किसी से बात कर रही थी। शब्बीर ने मालूमात की तो पता चला कि उस लड़की का नाम डॉली था और वो चीन से पाकिस्तान आकर दर बदर की ठोकरें खा रही थी। और एक दिन तो शब्बीर ने अजीब और गरीब मंजर देखा। शब्बीर ने देखा कि डॉली हाथ में कागज लिए एक रक्शे में सवार थी और रक्शे वाले को कागज पर बने नक्शे की मदद से अपनी मंजिल का पता समझा रही थी और रक्शे वाला नाक भौं चढ़ाता हुआ रक्षा चला रहा था। रक्शे वाला जब डॉली के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ एक मोड़ पर पहुंचा तो उसने रक्षा रोक दिया। रक्शे वाला इस इंतजार में था कि अब डॉली रक्शे से उतरेगी तो वो अगली सवारी को उठाएगा, लेकिन जब रक्शे वाले ने पलटकर देखा तो डॉली अपना माथा पकड़े बैठी थी। रक्शे वाले ने उतरने के लिए कहा तो डॉली ने उतरने से इनकार कर दिया और रक्शे वाले को दोबारा नक्शे की मदद से पता समझाने लगी। रक्शे वाले का बस चलता तो वो डॉली को उतार कर फेंक देता, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और एक बार फिर डॉली के बताए हुए पते की तरफ चल पड़ा। अब रक्षा फुल स्पीड में दौड़ रहा था और डॉली कभी दाएं और कभी बाएं झांक कर देख रही थी। कभी वो नक्शे को देखती और कभी रक्शे वाले के कांधे को थपथपा कर उसे अपनी समझ ठीक करने के लिए कहती। रक्शे वाला मुड़कर डॉली को घूरता तो डॉली रक्शे वाले से डरने के वजह को धक्का लगाने के लिए कहा। डॉली रक्शे वाले के झांसे में आ गई। धक्का लगते ही रक्षा स्टार्ट हो गया। इससे पहले कि डॉली दोबारा रक्शे में बैठती, रक्शे वाला दुम दबाकर वहां से भाग निकला। डॉली कुछ दूर उसके पीछे भागी, फिर थक कर रुक गई और एक फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। वो बार बार जेब से टिश्यू पेपर निकालती, अपनी नाक साफ करती और नक्शे को देख देख कर रोती रहती। इसी दौरान एक राहगीर का उधर से गुजर हुआ तो डॉली ने उसे अपने पास बुला लिया और उसे नक्शा दिखाने लगी। राहगीर ने नक्शा देखा तो डॉली की मंजिल का पता लगा लिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। किस्सा ये था कि डॉली चीन के शहर बीजिंग की रिहायशी थी और बीजिंग यूनिवर्सिटी में क्लर्क थी। कुछ अरसे कबल मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी खातिम जतोई पढ़ने के गर्ज से बीजिंग यूनिवर्सिटी गया था, जहां डॉली और जतोई मुबैना तौर पर एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। फिर अचानक खातिम जतोई गायब हो गया तो उसे डॉली ढूंढते हुए पाकिस्तान आ गई। शब्बीर ने देखा कि डॉली राहगीर के पीछे पीछे चल रही थी। एक जगह पहुंचकर राहगीर ने डॉली को इशारे से एक मकान दिखाया और खुद वहां से चला गया। डॉली ने राहगीर का शुक्रिया अदा किया और जल्दी जल्दी चलते हुए उस दरवाजे पर पहुंच गई जो उसके ख्याल में उसके दोस्त का घर था। डॉली ने घर की बेल बजाई तो कुछ देर बाद एक उम्र रसीदा औरत दरवाजे पर आई जो गालिबन डॉली के दोस्त की माँ थी। I'm Dolly from China. I love Khadim. Where is he? डॉली ने अंदाजा लगा लिया था कि औरत क्या पूछ रही थी। Me and Khadim love each other. I want to marry your son. इस दौरान उसी औरत का एक बेटा जो पढ़ा लिखा दिखाई देता था दरवाजे पर आ गया और उसने सारे मामलात संभाल लिए। Who are you? I'm Dolly from Beijing. Where is Jitoi? He's in China. No, no. Don't lie. I know he's here. अरे अम्मा, ये भाई की कोई दोस्त लग रही है, उसी को तलाश कर रही है। What do you want? He promised to marry me. अरे अम्मा, ये कह रही है भाई ने शादी का वादा करा है उससे। My mother saying no marriage, you go. No, no, I will not. Please tell me where is Jitoi? अरे अम्मा, ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। चल इसको भेज, चल इधर आ तू। औरत ने बेटे को खींचकर घर के अंदर कर लिया। डॉली दरवाजा पीटती रह गई लेकिन दरवाजा दोबारा नहीं खुल सका। डॉली को एक अजनबी शहर में भटकता देखकर किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने उसे महफूज मकाम पर पहुंचा दिया, लेकिन वो वहां से भाग निकली और दोबारा जतोई के घर पहुंच गई, लेकिन दोबारा धुतकार कर भगा दी गई। गैर मुल्की लड़की के इश्क की कहानी मीडिया वालों को जब पता चली तो डॉली की दास्तान दिखाई देने लगी
चीनी एम्बेसी वालों ने भी डॉली को समझाया बुझाया, मगर डॉली जतोई से शादी किए बगैर वतन वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थी। ये हैं मीडिया के कुछ क्लिप्स जब डॉली का केस मीडिया की जीनत बना हुआ था। Okay, my first question to you is, there are reports that your boyfriend Amin is in China. So how will you find him over here? I don't know. He told me he's in here. Did he contact you? Yes. With the help of police. Did he contact you? Yes. Now he said he is in China. Did he call you or did he SMS you? Did he send you some message? Did he try to contact you? Hello? I said yes. He said now he is in China. डोली के सर पर मोहब्बत का भूत सवार था और अब उसे गुस्सा भी आने लगा था। उसे यकीन था कि उसका दोस्त उसे धोखा देकर पाकिस्तान आ गया था। मीडिया वाले उससे सवाल पूछते तो वो कुछ सवालों के जवाब देती और फिर चिढ़ जाती। ये है वो मनाजिर। डॉली काफी दिलबर्दाश्ता हो चुकी थी। उसका जी चाह रहा था कि वो धोखा देने पर जतोई से इंतकाम ले। डॉली ने मुबैना तौर पर जतोई पर पैसे खाने का इल्जाम लगाने के अलावा यह मुतालबा भी रख दिया था कि उसे चीन वापसी के लिए किराया भी अदा किया जाए। इसी दौरान डॉली का बिला आखिर जतोई से स्काइप पर राबिता हो गया। तब उसे पता चला कि वो जिसको ढूंढने पाकिस्तान आई है वो तो चीन ही में था, अलबत्ता बीजिंग में नहीं बल्कि चीन के किसी दूसरे शहर में। जब से डोली पाकिस्तान आई थी उसकी मोहब्बत की दास्तान दिलचस्पी से देखी और सुनी जा रही थी। ऐसे ही लोगों में एक नौजवान भी शामिल था जो डोली के साथ होने वाली मुबैना बेवफाई पर उदास था। खुद को फनकार कहने वाला ये नौजवान वाकई फनकार निकला और उसने डोली को शादी का पैगाम भेज दिया। न सिर्फ शादी का पैगाम बल्कि शायद ये दुनिया का पहला पैगाम था जो बाकायदा दूल्हा बनकर ढोल ताशे के साथ भेजा गया था। ये है वो नौजवान और ये है उसकी मुमकिना बारात। जरा मुलाहिजा फरमाइए। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सरगोदा के इस नौजवान का जज्बा दीदनी था। जतोई की मां ने तो डॉली को काफिर कहकर रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन ये नौजवान डॉली को हर वक्त अपनाने के लिए तैयार था। मैं डॉली जी को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम बेशक पाकिस्तानी हैं, लकी पाकिस्तानी, लेकिन एक बात याद रखेगा, पाकिस्तानी धोखा नहीं देगा, आपको खुश रखेगा। एक बार आजमा के देखें। मैंने एक पाकिस्तानी होने नाते के सोचा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी किसी का दिल नहीं दुखाते। वो आई है हमारे मुल्क में, हम उसे सहारा देना चाहते हैं, उसे इज्जत बनाना चाहते हैं। शब्बीर ने देखा कि ढोल ताशों की गूंज में न सिर्फ मुतवक्को दूल्हा मियां बल्कि उसके साथी फनकार भी नाच गा रहे थे। लकी प्यार करता है उस लड़की से और वो भी किसी को तलाश करने के लिए ये मोहब्बत करती है, तो वो मोहब्बत के दर्द को ज़्यादा बेहतर समझ सकती है बनिस्बत लकी की। मैं से सिर्फ इतना कर जाऊंगा, डॉली जी लकी खान के हाल पर रहम करो, उसे तुमसे प्यार हो गया और दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी से प्यार करते। सरगोदा के नौजवान के लिए डॉली से शादी का पैगाम अनोखा और अछूता था, लेकिन यह मालूम नहीं हुआ था कि यह पैगाम डॉली तक पहुंचा भी था या नहीं, क्योंकि डॉली खामोशी से अपने वतन लौट गई थी। चीन वापस जाकर डोली अपनी मोहब्बत हासिल कर सकी या नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि डोली हजारों मील का सफर तय करके पाकिस्तान यूं ही नहीं आई थी। यकीनन दाल में कुछ काला जरूर था। ये और बात है कि मोहब्बत के किसी मोड़ पर डोली से मोहब्बत जताने वाले ने बेवफाई का रास्ता इख्तियार करके डोली से जान छुड़ाने की कोशिश की हो। शब्बीर को यकीन है कि डोली और पाकिस्तानी तालिब इल्म के दरमियान मोहब्बत की ये कहानी यहीं तक थी, क्योंकि अक्सर नौजवानों के नजदीक सितारों से आगे जहां और भी है वाला नजरिया ही कारगर रहता है। शब्बीर का कहना है कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। दिलों का टूटना इंतहाई दुख की बात है, लेकिन शब्बीर का यह भी मानना है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, बीजिंग यूनिवर्सिटी में नहीं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। घर के बारे में अब तक की यही तहकीक है कि घर की एक छत होती है, दीवारें होती हैं, लेकिन चिनियोट में एक ऐसा घर भी है जिसकी ना तो छत है और ना ही दीवारें। अभी देखिए।
دریا کے کنارے لگی اس بڑی سی کشتی میں جو لوگ سوار ہو رہے ہیں وہ مسافر نہیں ہیں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ یہ کشتی دریا کے اسی کنارے یا زیادہ سے زیادہ دریا کے بیچ میں چکر لگا کر اسی کنارے پر واپس آ جاتی ہے، کیونکہ اس کشتی اور اس کے سواروں کو دریا پار کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ کشتی ملکیت ہے محمد افضل نامی ایک مزدور کی، اور یہ مزدور اپنے احوال میں مست رہتا ہے۔ یہ ہے محمد افضل، جس کے چہرے پر اطمینان نظر آتا ہے اور جسے حالات اور موسم کی سختیاں بھی اداس نہیں کر پاتی۔ شبیر نے جب محمد افضل، اس کی کشتی اور اس کے سواروں کو دیکھا تو شبیر کو لگا جیسے بہت سارے لوگ پکنک پر نکلے ہوئے ہوں۔ شبیر نے عورتوں کو اس کشتی میں کھانا پکاتے دیکھا، کچھ لڑکیاں گھاس پھوس اور لکڑیوں سے ٹوکریاں بنتی نظر آئیں۔ یہ سب کچھ عجیب اور انوکھا سا لگا۔ افضل کا ان لوگوں سے کیا تعلق تھا؟ کیا کسی خاندان نے افضل کی کشتی کرائے پر لی تھی تاکہ وہ پکنک بنا سکیں، یا کوئی اور بات تھی؟ آپ بھی دیکھیے۔ جی نہیں، نہ تو کشتی کرائے پر حاصل کی گئی تھی اور نہ ہی یہ لوگ پکنک منانے نکلے ہوئے تھے۔ یہ بہت سارے لوگ خانہ بدوش بھی نہیں تھے کہ اپنا ٹھکانہ بدلتے رہیں، بلکہ یہ کشتی اور کشتی کا کنارہ ان لوگوں کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ شبیر نے سوچا کہ شاید محمد افضل نے خدا ترسی کے لیے اتنے سارے لوگوں کو کشتی میں پناہ دی ہوئی ہے، لیکن شبیر کا یہ خیال بھی غلط نکلا۔ یہ لوگ جنہیں آپ کشتی اور کشتی کے باہر دیکھ رہے ہیں، ایک دو روز سے نہیں بلکہ لمبی مدت سے اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دن کی روشنی میں ٹوکریاں بنا کر اپنا روزگار پیدا کرتے ہیں، اور جب دن ڈھل جاتا ہے تو محمد افضل کی کشتی میں جا کر سو جاتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ ایک کشتی کے سوار ہیں، لیکن کشتی کا مالک کئی کشتیوں کا سوار ہے۔ محمد افضل نے 40 برس پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جب اس میں گھر بنانے کی سکت نہیں تو کیوں نہ ایک چھوٹی سی کشتی بنا کر زندگی گزار دی جائے۔ پھر محمد افضل کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے اور وہ سب یہیں پلنے لگے۔ شبیر کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوئی کہ محمد افضل جیسے آزاد، منش اور غم سے بے نیاز شخص نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ 4 شادیاں کی تھیں۔ چاروں بیوی حیات ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ اس بڑی سی کشتی میں مزے کی زندگی گزار رہی ہیں۔ افضل کی 4 بیویوں سے اس کے 25 بچے ہیں، سب کے سب محنت کش ہیں، ماں باپ کے اطاعت گزار ہیں۔ پورا دن افضل کی بیویاں اور بچے گرمی ہو یا سردی، کشتی میں یا کشتی سے باہر ٹوکریاں بنتے رہتے ہیں۔ پھر افضل ان ٹوکریوں کو دریا پار لے جا کر چھوٹے سے بازار میں بیچ آتا ہے اور زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ شبیر نے اس عجیب و غریب شخص سے بات کی تو وہ خاصا مطمئن نظر آیا۔ بیوی بچے نے 20-25 بچے نو تے 6 بیویاں 2 مر گئی 4 ہیں۔ پیٹ پالنے کو مچھی شچی پھاڑ کے بچے نو کھلائی، نہ ٹوکرے بنا کے آٹا دلا ڈھے گئی تو کھلائی، محنت مزدوری کرتے دریا چوئی۔ جی یہ سارا کچھ کرے اور گنجائش جو کوئی نہیں، کوٹھے دی بوئے دی سار صاحب اور کی کرنا ہے ساڈے کول، نہ کوئی بوئے لمن دی جائے نہ کوئی کوٹھے بناون دی واہ ہے سان۔ جی اسا 40 سال تو ایسے دریا چ ٹوکرے چھبے دی کام کرنے کو، مچھی پھاڑتے کھا لئی تے آپ دی روزی کرنے ایتھے۔ شبیر کافی دیر تک محمد افضل اور اس کے گھر والوں کو دیکھتا رہا۔ شبیر کو وہ سب کے سب اپنی زندگی سے مطمئن نظر آئے، اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش، نہ کوئی طمع نہ لالچ، نہ کسی سے دشمنی، بس اپنے دست و بازو پر بھروسہ اور خدا کا شکر۔ 40 سال سے شہر کی آسائشوں سے دور دریا میں لکڑی کی کشتی میں رہنے والا محمد افضل اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے۔ شاہد محمود، ایکسپریس نیوز، چنیوٹ۔ شبیر نے سہاوا میں ایک ایسی ماں کو دیکھا ہے جس کی آنکھیں 17 برس سے مسلسل اشکبار ہیں۔ اس کا بیٹا فجر کی نماز پڑھنے گیا تھا مگر لوٹ کر نہ آیا۔ ایک دم توڑتی امیدوں کی لمحہ بہ لمحہ کہانی، آپ بھی دیکھیے۔ ہینگر پر ٹنگا ہوا یہ سوٹ آج سے 17 برس پہلے میٹرک کے 16 سالہ طالب علم غلام احمد نے عید پر اپنے لیے درزی سے سلوایا تھا۔ یہ سوٹ آج 17 سال بعد بھی سہاوا میں رہائش پذیر غلام احمد کی ماں کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے، کیونکہ یہ اس کے اس بیٹے کا سوٹ ہے جو اسے کبھی نہ پہن سکا۔ عید پر سلوائے گئے سوٹ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غلام احمد کا قد کاٹ کیسا رہا ہوگا اور ماں اپنے جوان ہوتے بیٹے کی کتنی بلائیں لیتی ہوگی۔ مگر غلام احمد ایک دن گھر سے ایسا گیا کہ آج تک لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ بیٹا لوٹ کر گھر نہیں آیا تو ماں نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، دعائیں مانگنے لگی کہ اے پالنے والے میرے بیٹے کو لوٹا لے، اس کی حفاظت کر، ماں سے ملوا دے۔ دعائیں مانگتے مانگتے ماں کی آنکھیں بھیگ جاتی،
कोई खबर नहीं, बेटे का कोई अता पता नहीं। अब माँ क्या करे? माँ ने मुसल्ला बिछा लिया, खुदा के हुजूर सजदा रेस हो गई। ऐ माबूद, मेरे जिगर का टुकड़ा लौटा दे, मेरा गुलाम अहमद मुझसे मिलवा दे। फिर माँ को लगा कि जैसे उसकी दुआ सुन ली गई। उसकी आंखों ने अर्श को हिला दिया था। दरवाजे पर दस्तक होती तो माँ तड़प कर उठ जाती। ये तो बिल्कुल वैसी ही दस्तक थी जैसी गुलाम अहमद दिया करता था। बूढ़ी माँ कमरे से हड़बड़ाकर गेट की जानिब लपकती, आंगन पार करती, गेट खोलकर बाहर झांकती। उसे यकीन था कि उसका बेटा अभी अंदर आएगा और अपनी माँ से लिपट जाएगा, उसके कदमों को चूमेगा और उससे खाना मांगेगा, कोई जिद करेगा, किसी बात की फरमाइश करेगा। मगर जब माँ बाहर निकलती तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। हर तरफ वीराना ही वीराना, दूर तक वीरानी, खालीपन। माँ के हाथ पांव फूल जाते। बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम। गुलाम अहमद, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे गबरू जवान, तू आज भी नहीं आया। माँ घबरा कर दोबारा घर में वापस आ जाती। उसे ख्याल आता कि शायद उसका बेटा प्यासा हो। बूढ़े हाथ बेटे के लिए पानी निकालने लगते तो कांपते हाथों का तवाजुन बिगड़ जाता। मटके का पानी प्याले के बजाय जमीन पर बहने लगता। माँ की आंखें भर आती। वो बेबसी से निढाल हो जाती कि ऐसे में उसका कोई बेटा बढ़कर माँ को संभाल लेता, उसे प्यार करता, हौसला देता, माँ को पानी पिलाता। माँ कुछ देर के लिए खामोश हो जाती, उसके आंसू खुश्क हो जाते। लेकिन कमरे में बेटे की तस्वीर पर नजर पड़ती तो उसे ऐसा लगता कि गुलाम अहमद लौट आया है। माँ बेटे की तस्वीर को चूमती, उसे सीने से लगाती, बिल्कुल उसी तरह जैसे सचमुच उसका बेटा उसकी माँ के सामने हो, जैसे सचमुच बेटे की तस्वीर से अभी उसकी बाहें बरामद होंगी और वो माँ से लिपट जाएगा। मैट्रिक का तालिब इल्म गुलाम अहमद आज से 17 बरस पहले घर से सहरी करके फजर की नमाज के लिए घर से निकला था, लेकिन घर लौट कर ना आया। ईद के लिए सिलवाया गया सूट उसका मुंतजिर रहा, लेकिन 17 बरस गुजर गए। रावलपिंडी में मुलाजमत करने वाले गुलाम अहमद के वालिद का दिल उस दिन सुबह से घबरा रहा था, जैसे उसे किसी नागहानी आफत का इल्म हो गया। पूरा एक हफ्ता गुजर गया, बेटा लौट कर नहीं आया। माँ सोचती रही कि आखिर बेटा गया तो कहाँ गया। हर लम्हा दुआएं मांगती, माँ की हिम्मत जवाब देती जा रही थी, मगर दिल गवाही दे रहा था कि बेटा जरूर लौट कर आएगा। फिर शायद माँ की आंखों ने असर दिखलाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा उसकी फरियाद सुनी गई। शायद खुदा को माँ पर तरस आ गया था। गुलाम अली के वालिद को पब्लिक कॉल ऑफिस वाले ने बताया था कि उसके बेटे ने फोन करके पैगाम दिया था कि वो एक हफ्ते में घर वापस आ जाएगा। जिस दिन गया 24 नहीं, 25 नहीं, 26 तारीख, उस वक्त हमारे इधर स्टाफ में पीसीओ का करता था और कोई टेलीफोन का सिस्टम नहीं था, पीटीसीएल नहीं था, मोबाइल नहीं था। वहाँ पर एक टेलीफोन आया और वो टेलीफोन सुना एक आदमी ने। उसने कहा कि गुलाम अहमद का टेलीफोन आया था, तो उसने कहा है कि मैं 7 दिन के अंदर आ जाऊँ। मेरे अम्मी को कोई जाके बता देना कि फिक्र। मैंने 7 दिन इंतजार किया। मैंने कहा पुलिस पास जाऊँ न जाऊँ, शीशे शैतान में नहीं गया। जब वो 7 दिन गुजर गए तो फिर मैंने पुलिस के पास जाके रिपोर्ट दर्ज करी, एप्लीकेशन दी, रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी नकल भी। उन्होंने मुझसे फोटो मांगे, मैंने फोटो भी दिया। मगर गुलाम अहमद न लौट सका। अब माँ का सब्र जवाब देता जा रहा था। वो थी और उसके बेटे की तस्वीर। कभी अपने शौहर और दीगर घर वालों को लेकर घर से बाहर निकल जाती, रिश्तेदारों से मिलकर रोती, हर आंख अश्कबार हो जाती। सब्र का दामन सबके हाथ से छूटता जा रहा था। गुलाम अहमद की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो नमाजी बच्चा था, सीधा सादा, फर्माबरदार। आज उसको 17 साल हो गए, नमाज पढ़ने के लिए गया। अल्लाह करे ये मेरी आवाज उस तक पहुंचे, वो सुने, मुझे देखे और मुझे जल्दी मिल जाए। मेरा गुलाम है। अगले दिन वो बिजली चली जाती थी, उसने कपड़े इस्त्री किए, 2 जोड़े
मैंने कहा दो इसलिए कार्य हो गया था, कल जुम्मा मैंने जुम्मा पढ़ना है। एक ईद गुजरे बेटा छुट्टी ना आए तो माँ कितनी परेशान होती है। गुलाम अहमद को गए हुए ये 34 ईदें, 17 साल 34 ईदें। गुलाम अहमद को घर से गायब हुए महीने बीत गए और फिर साल गुजरने लगे, लेकिन गुलाम अहमद की मां को न जाने क्यों यकीन था कि उसका बेटा लौट कर आएगा। अपने गुमशुदा बेटे को याद करते करते जब माँ थक जाती और मायूसी की आखिरी सतह पर पहुंच जाती तो अचानक अपने उस बेटे की कब्र पर पहुंच जाती जो मादर वतन का दिफा करते हुए सिर्फ 30 बरस की उम्र में शहीद हो गया था। शायद माँ अपने शहीद बेटे से कहने आई थी कि उसका भाई लापता हो चुका है और वो 17 बरस से उसका रास्ता देख रही है। शब्बीर ने जब लापता जवान बेटे की माँ को अपने शहीद बेटे की कब्र पर देखा तो उसका दिल कांप गया। एक बेटा तो मादर वतन पर माँ ने कुर्बान कर दिया था और उसकी कुर्बानी पर उसे फख्र भी था, लेकिन दूसरा बेटा तो कहीं लापता हो गया था और ऐसा गायब हुआ कि कहीं से कोई खबर तक नहीं आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था माँ की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थी, मगर अचानक उसे यूं लगा कि अब ज्यादा देर नहीं होगी, उसका बेटा अब घर लौट आएगा, क्योंकि शहीद और लापता बेटे की माँ को उसके दिल गिरफ्ता खाविल ने यकीन दिलाया था कि उसका बेटा उसकी आखिरी सांस से पहले जरूर लौटेगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जब हम अकेले लेटे हुए होते हैं ना, आपस में उसकी अपनी बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मेरी जब आखिरी सांसें होंगी ना, मेरी जब ये पता होगा कि रूह निकलने वाला है तो दरवाजे की ठक ठक की आवाज आएगी ना, तो ये महसूस होगा कि गुलाम ये बड़े वाला बेटा जो ये तो पाकिस्तान की खातिर शहीद हो गया, तो वो तो अल्लाह के घर गया था और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे जरूर मिलाएगा और इंशाअल्लाह मिलाएगा मेरा अल्लाह। गुलाम अहमद के घर में गुज़िश्ता 17 बरस से उसका इंतजार किया जा रहा है। माँ को यकीन है कि उसका बेटा जिंदा सलामत है। गुलाम अहमद की माँ को जहां से भी उम्मीद की कोई किरण नजर आती वो उधर का रुख कर लेती। जिस माँ का जवान बेटा गुम हो जाए वो आखिर करे तो क्या करे। शब्बीर ने देखा कि दिल गिरफ्ता माँ मज़ारों के चक्कर लगा रही थी, खुदा के बदगजीदा बंदों को वसीला बनाकर बेटे की सलामती और वापसी की दुआएं करती थी। माँ की झोली खाली हो गई थी और वो अपनी झोली भरना चाहती थी। तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। गुलाम अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट वाकई के 1 महीने के बाद सोहावा पुलिस स्टेशन में लिखवा दी गई थी, मगर पुलिस को क्या पड़ी थी कि वो इस जंजाल में पड़े। न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। शब्बीर का कहना है कि उससे लापता जवान बेटे की माँ का दुख नहीं देखा जाता। शब्बीर ने दुआ की है कि खुदा करे कि गुलाम अहमद सही सलामत बरामद हो जाए ताकि उसकी माँ के दिल को करार आ सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि गुर्बत तमाम बीमारियों की जड़ है। ना इंसान को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है और ना ही वो अपना इलाज मुआवजा करा सकता है। मोती खैल में एक बच्चे ने इंतहाई गरीब मजदूर के घर जन्म लिया। 4 साला सजावल अपने छोटे भाई के साथ आंगन में खेल रहा था। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। कभी एक भाई गिर पड़ता तो दूसरा भाई गेंद लेकर भाग जाता, फिर गिरने वाला भाई उठता और दूसरे भाई के पीछे भागने लगता। इसी दौरान बच्चों का मेहनतकश बाप घर वापस आया। बच्चों को खेलता देखकर तो उसका चेहरा खिल उठा, वो वहीं पलंग पर बैठ गया। इस दौरान बच्चों की माँ अपने शौहर के लिए खाना ले आई। बच्चों के बाप ने अभी एक निवाला ही मुंह में रखा था कि 6 साला सजावल
दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। माँ बाप ने मुड़कर देखा, ये एक आम सी बात थी। बाप दोबारा खाना खाने में मसरूफ हो गया, लेकिन जरा सी देर में जब बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसके कान खड़े हो गए और वो समझ गया कि गिरने की वजह से बच्चे को शदीद चोट लगी हुई थी। दोनों माँ बाप बच्चे के पास पहुँच गए। बाप ने बच्चे को प्यार किया और ये देखने के लिए कि उसे चोट लगी है कि नहीं, बच्चे को जमीन पर खड़ा करके छोड़ दिया। जैसे ही बच्चे को बाप ने छोड़ा, सजावल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी टांगों में जान ही ना हो। ये मंजर देखकर माँ घबरा गई। मेरा बच्चा, इसे क्या हो गया? तू फिक्र मत कर, इससे ज्यादा चोट लग गई है। तो एक काम कर, सरसों का तेल गरम करके ला, इसके मालिश कर, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसे चारपाई पे बिठा दो। चल चल बेटा, मैं लेकर आती हूँ तेल। माँ बेटे को सहारा देकर पलंग तक ले गई। चुप हो जा मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा। तू तेल ला जल्दी से गरम करके। हाँ मैं लाती हूँ। बाप भी बेटे के पास आकर बैठ गया और उसे प्यार करने लगा। और सीधी कर, इधर दर्द हो रहा है। मियांवाली के इलाके मूसा खेल के नवाही गांव दलीली वाला के मेहनत कश गुलाम अब्बास का बेटा बचपन ही से चलने फिरने से माजूर हो गया था और मजबूर बाप गुज़िश्ता 4-5 बरस से बेटे को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन खातिर खा रकम न होने की वजह से सजावल का इलाज न हो सका। शब्बीर को सजावल की बीमारी की खबर मिली तो एक दिन वो उसके गांव पहुंच गया। शब्बीर ये देखकर हैरान रह गया कि 9 साला सजावल के मासूम से चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो अपनी कुव्वत इरादी की मदद से अपने नाकारा पांव को जमीन पर रखने की कोशिश कर रहा था। पलंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की कोशिश में सजावल का सांस फूलता नजर आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शायद उसे मालूम हो गया था कि उसे अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। फिर शब्बीर ने देखा कि छोटे से माजूर बच्चे ने ज्यादा फासला कम वक्त में तय करने के लिए एक अनोखा तरीका इजाद कर लिया था। वो खाली गेंद पर हाथ रखे उसे आगे की तरफ धकेलने लगा। शब्बीर खामोशी से ये मनाजिर देखता रहा और सोचता रहा कि इस बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो सका, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से पैदा हुआ। एक ऐसा शहरी जिसके तहफ़्फ़ुज़, तालीम और इलाज मालजे की जमानत आईने पाकिस्तान में दी गई है। शब्बीर को अपने इन सवालों का जो जवाब मिला वो इंतहाई अज़ियतनाक और अलमनाक था। शब्बीर को यूँ लगा जैसे माशरे से एहसास रवादारी और जज्बे खैर सगाली खत्म होता जा रहा है और कोई किसी को पूछने तक के लिए तैयार नहीं। शब्बीर सजावल की बुलंद हिम्मत ही देखकर लौट आया था, लेकिन कुछ दिनों में अच्छी खबर की उम्मीद में शब्बीर जब दोबारा सजावल के घर गया तो हालात जू के तू थे और सजावल का गरीब मेहनत कश बाप अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था। आप भी सुनिए। बच्चा ही 8 साल थी न पे इलाज करवाना रहा, ये इलाज का बोल डॉक्टर देने बार मैं गरीब आदमी इलाज ना कर सकता। वजीर आला पंजाब जो गुजारिश है भाई मेरी को मदद की वने कि मैं इलाज करा सका। ये है वो खूबसूरत सा गाँव जहाँ बज़ाहिर जिंदगी पुरसुकून सी नजर आती है, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि गांव के इस घर में खुशियां आने से झिझकती हैं। इस घर के दरो दीवार जिन पर गुर्बत और मजबूरी की मोहर सख्त है, इसी घर में सजावल ने आँख खोली थी। इसी पेड़ और इसी आंगन में वो एक रोज खेलने के दौरान अपाहज हो गया था। सजावल की इस मुस्कुराहट और बेसाख्ता हंसी को देखकर शब्बीर को यूं लगा जैसे सजावल दुनिया की बेहिसी पर मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो कि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का भी यही कहना है कि इस मासूम बच्चे का इलाज होना चाहिए। सजावल ही नहीं बल्कि मुल्क भर में जितने भी माजूर और मजबूर बच्चे हैं उनका इलाज मालजा और तालीम का इंतजाम होना चाहिए। शब्बीर का कहना है कि सजावल की ये मानी खेज हंसी और मुस्कुराहट कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।